एवरीवन, रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम आईपीआर पढ़े थे। आईपीआर हमने लगभग 1 घंटा कंप्लीट किया था। उसमें मैंने एक टॉपिक जो ट्रेड सीक्रेट है उसको नहीं बताया है। ये नहीं समझिएगा मैं उसे जान से छोड़ दिया हूँ। मैं उसका सवाल मैराथन वाले सीरीज में लेके आऊँगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम छोटे छोटे एक्ट को पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे, आईटी एक्ट पढ़ेंगे, एजुकेशन एक्ट पढ़ेंगे जो आरटीई एक्ट 2009 का है वो पढ़ेंगे, ठीक है। हम पब्लिक एक्सटेंशन सर्विसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जो आज छोटा छोटा जितना भी टॉपिक है ना उसको हम सब कवर कर लेंगे। आज हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप यूनिट 1 अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। हम क्या करेंगे इसके बाद, इस यूनिट खत्म होने के बाद हम आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैराथन के रूप में लेके आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन को हम फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ लेंगे क्योंकि वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके होंगे। कुछ क्वेश्चन जो नया होगा उसको हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल्स में देंगे जो आपके लिए नया होगा। चलिए हम आज के टॉपिक पे आज चलते हैं। आज हमारा क्या टॉपिक है? पहला टॉपिक हमारा है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। ये क्या बताता है इनको अब समझते हैं। डिलीवरी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 ये बोलता है कि अगर आप कोई पुस्तक लिखते हो, अगर आप कोई पुस्तक लिखते हो, न्यूज़पेपर छापते हो, ठीक है, तो आपको एक पत्रिका मतलब कम से कम एक प्रति जो है, ठीक है, वो आपको क्या देना पड़ेगा, वहाँ पे देना पड़ेगा। जो 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं वहाँ पे, वो 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता का है वो है, दूसरा है एशियाटिक लाइब्रेरी जो बम्बई का है, तीसरा है कॉनमेरा लाइब्रेरी, चौथा है दिल्ली लाइब्रेरी। तो ये 4 जगह आपको, अगर आप बुक लिखते हो, कोई भी नया बुक लिखते हो, ठीक है, तो आपको 30 दिन के भीतर वहाँ देना पड़ेगा। मेनली बात यही बोला गया है इस एक्ट में। इसका संशोधन भी हुआ है 1956 में और ये बताया गया कि पहले ये बुक तक सीमित था, 1956 में संशोधित करके इसमें न्यूज़पेपर वर्ड भी जोड़ दिया गया। अगर कोई न्यूज़पेपर भी छापता है वो भी उसको भेजना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो नेशनल लाइब्रेरी है, ठीक है, वो इसका क्या बनाती है, बिब्लियोग्राफी बनाती है, ठीक है। वो किसके तहत बनाती है वो भी हम एमसीक्यू वाले सीरीज में इसको क्वेश्चन को रूप में डालेंगे, वहाँ पर मैं इसको डिस्कस करूंगा कि मतलब नेशनल लाइब्रेरी की तरफ से वो कौन बनाती है, ठीक है। तब तक के लिए आप मैराथन का वेट कर लीजिए, उसमें मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने मोटा मोटी जो बात बताया वही यहाँ पे रहेगा। ये कानून भारत में प्रकाशित होने वाली किताबों की कुछ प्रतियां सरकार को अनिवार्य रूप से जमा कराने से संबंधित है। यही बात मैं बोला था। इसका उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में देश में प्रकाशित होने वाली सभी किताबों का संग्रह करना है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इससे ये किताबें भविष्य के संदर्भ, शोध और सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित रहती है। ये इसका उद्देश्य है। मुख्य बातें क्या है? जब कोई किताब भारत में प्रकाशित होती है, मैं ये बात बता रहा था कि जब भी किताब भारत में प्रकाशित होती है तो प्रकाशक को, जो छापने वाला व्यक्ति है या छापने वाला संस्था है, ठीक है, उसको उसकी एक या कुछ प्रतियां निर्धारित समय, आमतौर पर 30 दिन के भीतर, ठीक है, के अंदर सार्वजनिक पुस्तकालयों को मुफ्त में भेजनी होती है। कहाँ पे भेजनी होती है? ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। तो ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन है? एक तो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, एक है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो बम्बई का है, तीसरा है कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो चेन्नई का है, और चौथा कौन सा है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। सवाल में ये भी बन जाता है कि 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन से है, तो आप बता दीजिएगा कि 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी क्या है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। और आप जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, इस बात को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर कोई प्रकाशक इस कानून का पालन नहीं करता है तो उसे जुर्माना हो सकता है। मैं यही बात बोल रहा था कि अगर कोई प्रकाशक जो है ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या करना पड़ता है? जुर्माना देना भी पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए हैं। अगर आप समझ गए तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। अब इसका 1956 में संशोधन हुआ, मैं आपको बताया ही था। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट वास्तव में 1954 में पारित हुआ था। इसे डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट
मतलब लाइब्रेरी एक्ट कहते हैं, कहा जाता है। इसमें 1956 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, ठीक है। वो क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक पब्लिक लाइब्रेरी अमेंडमेंट एक्ट 1956 है, ठीक है। ये संशोधन में क्या है, मैंने बोला था कि 1956 में जो संशोधन आया उसमें न्यूज़पेपर वर्ड को जोड़ दिया गया। सवाल में ये भी बन जाता है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में न्यूज़पेपर शब्द कब जोड़ा गया, तो आप कब बताएंगे? 1956 में। और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, वहाँ से भी सवाल बन जाता है। तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954 हो गया। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये पॉइंट छूट गया है, मतलब मैं न्यूज़पेपर जुड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रकाशकों को अपने प्रकाशित पुस्तकों के साथ साथ समाज पत्रों और अन्य सामायिक प्रकाशनों की प्रतियां भी निर्धारित सार्वजनिक पुस्तकालयों को जमा करनी होती। मैं ये बात बोल रहा था कि जब न्यूज़पेपर जुड़ गया, ठीक है, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर भी भेजा जाएगा कहाँ? वो 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को। और क्या भेजा जाएगा? इन सब जो प्रकाशक है, जो सीरियल प्रकाशन है, उनको भी भेजा जाएगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा एक्ट है, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 है। कौन सा है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 है। सबसे पहला ये सवाल तो यही बन जाएगा ना कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब आया, तो आप क्या बताओगे? ये आया 1867 में। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखते होंगे, इस टाइप का जो सवाल है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट, यहाँ से सवाल बने हैं। तो अब आप इससे वाकिफ हो गए हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ये एक्ट क्या कहता है, इन बातों को भी हम समझ लेते हैं। ये एक्ट ये बताता है, ये कानून भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस है, सवाल बनेगा कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की, तो गुटेनबर्ग ने किया है, ठीक है। ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। मैं आपके नॉलेज में वृद्धि के लिए बात बता दिया, ठीक है। और किताबों के रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण से संबंधित है। ये ब्रिटिश काल का कानून है जो आज भी लागू है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में छपने वाली किताबों और समाचार पत्रों की पहचान और उनके बारे में जानकारी रखना। जो भारत में जो किताब छप रही है उसके ये क्या करता है? जानकारी रखता है। जो समाचार पत्र छपता है उसकी क्या रखता है? ये जानकारी रखता है। इस एक्ट के तहत इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, लेखकों और प्रकाशकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, मतलब लीगल एक्ट सहायता देना। ये कौन करता है? ये एक्ट देता है। इसका उद्देश्य है सरकार को प्रकाशनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। सरकार को जो प्रकाशन है उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराना। क्यों कराना? अगर मान लीजिए अगर ये कराएगा तभी तो, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में नहीं भेज रहा है, तब सरकार कैसे जुर्माना लेगा उसे? कोई ना कोई संस्था तो जाके बताएगा ही बताएगा। तो ये संस्था इन बातों को भी बताती है कि कौन कौन सा प्रकाशन क्या क्या छाप रही है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्रकाशन है जो इलीगल चीज़ छाप रही है जिससे देश हित की हानि होगी। तो इन बातों को भी ये एक्ट ध्यान में रखता है। आगे हम देखते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं। देखिए, अभी वही बात जो मैं बता रहा था वो पॉइंट में है। मुख्य बातें में जो भी व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना चाहता है उसे उसकी जानकारी स्थानीय मजिस्ट्रेट को देनी होती है। क्यों देनी होती है? कि अगर मान लीजिए आपने प्रिंटिंग प्रेस छापा और सरकार की गतिविधियों के बारे में, सरकार की पॉलिसियों के बारे में क्रिटिसिज्म करना अलग बात है। अगर देश गतिविधियों में आप सरकार के खिलाफ जा रहे हो, देश विरोधी काम कर रहे हो, सरकार इस पर मॉनिटर करती है। ये कानून उन सब चीज़ों को भी रक्षा करता है। आगे चलते हैं। हर छपी हुई किताब या अखबार पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम और पता छापना अनिवार्य है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रिंटिंग प्रेस है, कुछ ऐसा छाप देती है जिसपे उसका लोकेशन नहीं है, उसका नाम नहीं है, आप कहाँ से उसे सरकार ढूंढेगी? ठीक है, कि आप क्या छापे हो, क्या गलत छापे हो, क्या सही छापे हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ये वाला जो टर्म है, मतलब उसका नाम लिखना पड़ता है, उसका लोकेशन लिखना पड़ता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, इसकी मुख्य बातें हैं। आगे चलते हैं। किताब और अन्य मुद्रित सामग्री की कुछ प्रतियां सरकार को पंजीकरण के लिए जमा करनी पड़ती है। ये बात भी है कि सरकार को रजिस्ट्रेशन करा के इसे भेजनी पड़ती है इस एक्ट के तहत, अगर आप प्रकाशक हो तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। इस एक्ट के तहत रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया मतलब RNI का गठन किया गया। अगर आपसे सवाल यह भी बन जाएगा कि किस एक्ट के तहत RNI का गठन किया गया, तो आप क्या बताओगे? द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, जो समाचार पत्रों के पंजीकरण का काम करती है, मतलब जो न्यूज़पेपर है उसका रजिस्ट्रेशन का काम करती है। उम्मीद करते हैं आपको प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हम आज क्या करने वाले हैं, हम जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हमारा बचा हुआ है हम सबको कंपाइल कर लिए हैं और आज हम यूनिट 1 खत्म कर देंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद हम MCQ सीरीज लाएंगे। ठीक है, तो उसका आप वेट कीजिए। हम साथ ही साथ एक साइड हम MCQ चलाएंगे जो यूनिट 1 का MCQ होगा चैप्टर वाइज। दूसरे साइड हम क्या करेंगे, हमारा एक यूनिट है इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज, उसका भी शुरुआत हम कोशिश करेंगे
कि हम आज से ही कर दें, जो आपके लिए जो बहुत उपयोगी होगा। आगे चलते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट है IT एक्ट 2000। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बना है IT एक्ट 2000 से, ठीक है। ये नेट के एग्जाम में बहुत डेप्थ में सवाल बना लेता है, ठीक है। तो हम कोशिश क्या किए हैं, जितने से सवाल बना है सब एक्ट को हम लिख लिए हैं आपके लिए, जो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे मैं इसको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ से सवाल बना था। यह कानून भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, साइबर अपराध और डिजिटल साक्षरता हस्ताक्षर से संबंधित है। यह डिजिटल दुनिया में कानूनी ढांचों को प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि IT का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप बहुत सारा चीज़ देखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ आप नहीं अपलोड कर दीजिए जो हमारे समाज की हानि हो। इन सब की देख रेख कौन करता है? IT एक्ट करता है। अब आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो IT से ठग का काम कर रहे हैं। इन सब बातों पे भी साइबर सिक्योरिटी मतलब ये IT एक्ट इन सब चीज़ों को भी ध्यान देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ है जो आपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जो समाज के लिए मतलब मॉब लिंचिंग का कारण बन गया, ठीक है। इन सब बातों का भी इस कानून ध्यान में रखता है कि ये सब काम आप नहीं कीजिए, ठीक है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संचार और लेन देन को कानूनी मान्यता देना, ठीक है। अगला है साइबर अपराधी को रोकना। मैं अभी बता ही रहा था वो बातों को कि साइबर जो ठग होते हैं उनको भी ये नोटिस में रखता है। इनके लिए सजा का भी प्रावधान करता है। कौन सा? IT एक्ट 2000, ठीक है। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या क्या हैं उन बातों को भी देखते हैं। एक है डिजिटल हस्ताक्षर, या क्या है देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना जिससे ऑनलाइन लेन देन सुरक्षित हो। अगर कोई व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर कर रहा है, जैसे आप देखते होंगे अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं या कहीं से सर्टिफिकेट लेते हैं तो पहले आप देखते होंगे किसी का हाथ का सिग्नेचर हुआ होता, हाथ से सिग्नेचर किया होता। अभी आप क्या देख रहे हो, कभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसको भी कानूनी मान्यता ये देता है। कौन सा एक्ट देता है? IT। अगर सवाल बन जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको डिजिटली सिग्नेचर करके दे रहा है तो ये क्या लीगली है या इलीगल है, तो आप क्या बताओगे? ये IT एक्ट से ये क्या है? लीगल है। और IT एक्ट कौन सा? 2000 वाला। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। साइबर अपराध, हैकिंग, डेटा चोरी, फिशिंग फिशिंग पहचान की चोरी, साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों की परिभाषित करता है। उनके लिए दंड का प्रभाव प्रावधान करता है। जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, फिशिंग बहुत तरह से काम हो रहा है, ठीक है। फिशिंग का आप मोबाइल में देखते होंगे तरीका, जो आपको फंसा लिया जाता है कि आपका पैसा लिया जाएगा, फ़ोन पे गलत तरीके से ट्रैक किया जाता है, ठीक है। मैं रीमा बोल रही हूँ, इस बैंक से बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे बातें में आपको उलझा लिया जाता है और आपका पैसा उड़ा लिया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि साइबर ठग करने का बहुत सारे तरीके आ गए हैं, ठीक है। अभी तो बहुत बहुत नायाब तरीके आए हैं, लोगों ने बहुत बहुत तरीके को ढूंढ लिया है। तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहिए, ठीक है। ठीक है। मध्यस्थों की भूमिका, इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP और वेबसाइट जैसे मध्यस्थों की जिम्मेदारी और दायित्व को निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए रेस क्लासेस का अपना वेबसाइट है resclasses.in। हम इस बात का ध्यान रखेंगे IT एक्ट के तहत कि हम कुछ ऐसा नहीं डाल दें जो समाज में दिक्कत हो जाए। अगर हम कुछ ऐसा डालते हैं तो हम पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये क्या बनाता है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता और वेबसाइट जैसे मध्यस्थों की जिम्मेदारी और दायित्वों को निर्धारित करता है। तो वही है कि अगर आप कुछ ऐसा डाल रहे हो कि अगर कुछ ऐसा चीज़ नहीं डाल दे जो समाज के लिए दिक्कत हो जाए, जो समाज में दिक्कतें हो जाए, जिससे मॉब लिंचिंग टाइप की चीज़ें या फिर समाज में कुछ ऐसा बवंडर ना मच जाए, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना होगा। ये एक्ट ये बात बताता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को कानूनी रूप से वैध मानता है। जैसे आप देख रहे हो डिजिटल इंडिया चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम डिजिटली सुरक्षित होना चाह रहे हैं। हम बहुत ऐसी चीज़ें जो डिजिटल हम प्रिजर्वेशन में रख सकते हैं, इन बातों का भी ये एक्ट क्या करता है? मान्यता प्राप्त करता है। संशोधन देखेंगे 2008 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए जिससे यह कानून और भी मजबूत हो गया। मतलब ये बात बोलना चाह रहा है कि इसका जो अमेंडमेंट है ना 2008 में हुआ, इसके बाद ये कानून और भी सख्त हो गया। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए हो। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसका क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से जो सवाल जो बन जाता है एक्ट से, ठीक है, मैं बताता हूँ सवाल जो बन गया था एग्जाम में। धारा 69 से सवाल बना था, ये किससे संबंधित और क्या है, ठीक है। तो मैंने इस एक्ट को लिया। एक बार सवाल बन गया था 66A से, ठीक है।
ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मान लीजिए कि आप किसी को, अब तो ये एक्ट जो है ना उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक है, लेकिन ये एक्ट बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट था। आप किसी को ऐसा मैसेज नहीं भेज सकते हैं जिसको बुरा लग जाए, मतलब आपत्तिजनक हो, ठीक है, ये वाला बात, ठीक है, मतलब 66 ऐसे सवाल बना था, 66 धारा 66 से बना था, ठीक है। मतलब एक्ट कितना है, मतलब धारा कौन सा है और क्या है, इन बातों को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। धारा 2 में ये बोलता है, देखिए अभी इस बात से आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, बहुत टाइप के एक्ट पढ़ेंगे हम। कभी मतलब कॉपीराइट एक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसका अपना अपना आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद उसका अपना अलग है, धारा उसका अपना अलग है। जिस जिस एक्ट में पढ़ेंगे ना उसका धारा अलग होगा। ऐसा नहीं आप कंफ्यूज हो जाइए कि क्या बता रहे हैं, कि धारा उसमें भी है, धारा इसमें भी है। अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे उसमें भी आर्टिकल है। तो सब मतलब सब इसलिए लिखा जाता है जिस एक्ट के तहत लिखा जाता है। जैसे हम मतलब जो भी लिखते हैं, जैसे आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल 4 लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 4, ठीक है, मतलब भारत संविधान का आर्टिकल 4। अगर हम लिख रहे हैं आईटी एक्ट 4, आईटी एक्ट 4 इसका मतलब है आईटी एक्ट 2000 का ये आर्टिकल 4 है। अगर हम कॉपीराइट का आर्टिकल 4 लिख रहे हैं इसका मतलब है ये कानून कॉपीराइट एक्ट का आर्टिकल 4 है। मतलब आप उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे, आप कंफ्यूज नहीं रहे होंगे कि आर्टिकल सबका है, हो सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन जो एक्ट है ना वो ऊपर का जो मेन एक्ट है उसके अंदर का ये आर्टिकल है, ठीक है। अब कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहा होगा कि हम बार बार जो आर्टिकल 4 बोल रहे हैं, आर्टिकल 5 बोल रहे हैं, तो जिसकी आर्टिकल बोल रहे हैं, जैसे आर्टिकल 66 है, मतलब धारा 66 बोल रहे हैं, तो ये किसका है, आईटी एक्ट का 66 है। चलिए हम धारा 4 पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अगला है धारा 5, डिजिटल साक्षरता को वैधता देता है जैसा दस्तावेज पर साइन करना। धारा 45 क्या है, बिना अनुमति कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना, ठीक है। धारा 66 क्या है, कंप्यूटर से जुड़े अपराधों के लिए दंड जैसे हैकिंग आदि, ठीक है। अगला चलते हैं, धारा 66 तो बता दिए थे। धारा 66 बी, चोरी के एक कंप्यूटर संसाधन को जानबूझकर उपयोग करने पर सजा। धारा 66 सी, पासवर्ड डिजिटल सिग्नेचर जैसी पहचान की चोरी पे दंड। धारा 66 डी, कंप्यूटर का उपयोग कर धोखाधड़ी या छल से पहचान छिपाना, ठीक है। 66 ई, किसी की गोपनीयता, तस्वीर या जानकारी को बिना अनुमति के ले जाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धारा 67, इंटरनेट पर अश्लील सामग्री या पोस्ट प्रसारित करने पर सजा। देखिए ये सवाल बन जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए स्टार लगा दे रहा हूँ। 67 ए, यौन रूप से अस्पष्ट सामग्री प्रसारित करना, जैसे पोर्नोग्राफी कंटेंट अगर आप डाल रहे हो इस पर भी, देखिए ये एक एग्जाम में भी बना है 67 ए, इसको भी मैं लगा देता हूँ स्टार। 67 और 67 ए दोनों बना है, ठीक है। 67 बी, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का प्रकाशन करना है, ये सब नहीं करने का होता है, ठीक है। अब ये बात से आप अवेयर भी होंगे क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ भी मामला है। आप सीख भी रहे होंगे कि अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो हम किस एक्ट के तहत हमें कानूनी पेच में हम फंस सकते हैं। अगला है 69, सरकार को डेटा इंटरसेप्ट करने, मॉनिटर करने पर डिक्रिप्ट करने का अधिकार होता है। धारा 70, देश की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टर सिस्टम घोषित करने का अधिकार। धारा 72, किसी की जानकारी को बिना अनुमति का प्रकट करने पर दंड। 79, इंटरनेट कंपनियों की सीमित जिम्मेदारी। अगला है धारा 80, पुलिस को बिना वारंट की तलाशी और गिरफ्तारी का अवध। एक बार आप क्या कीजिएगा, अगर आपको इतना कानून याद नहीं रहेगा, कुछ कुछ कानून जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे 67 ए पढ़ेंगे, 69 पढ़ लेंगे, 66 ए पढ़ेंगे, 66 पढ़ लेंगे, ठीक है, 80 पढ़ लेंगे, तो आपका क्या है, काम चल जाएगा। लेकिन मेरा एक सलाह है आपके लिए कि आप क्या काम कीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर जो याद हो सकता है याद रखिएगा। भूलना तो आदमी की प्रवृत्ति है, क्योंकि अगर आदमी है तो भूलेगा ही भूलेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से कम 2-3 बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको कम से कम इतना आइडिया तो लगेगा कि ये जो आर्टिकल है ना, ये जो धारा है ना आईटी एक्ट का है और लगभग कितने के आसपास में है, ठीक है। और देखिए ये बात आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि कहीं आपका 40 मिल जाए, 42 मिल जाए, मतलब 20-25 मिले, तो आप क्या करिएगा, ये सब चीज़ें से आप क्या कीजिए, कम से कम एलिमिनेशन मेथड तो यूज कर लीजिएगा। तो आप पहले ये काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप आईटी एक्ट 2000 समझ गए होंगे। अगला हमारा जो कानून है वो है आरटीआई एक्ट। क्या है, आरटीआई एक्ट है। यहाँ से भी सवाल बनता है एग्जाम में, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसा ही सेक्शंस का आएगा, धारा आएगा,
तो मोस्टली जो एग्ज़ाम है ना, जो आपको स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है, वहाँ पे ज़्यादा सवाल बनने को दिखता नहीं है धारा से। नेट के एग्ज़ाम में सवाल बन जाता है, कॉलेज लाइब्रेरियन में बन जाता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में बन जाता है। तो अगर आप स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो एक दो इंपॉर्टेंट धारा है उसको आप याद कर लीजिए, बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लंबा है, सब कुछ याद तो इतना जल्दी रहेगा नहीं। ठीक है, ये बात समझना। हम भी समझते हैं कि सिलेबस बहुत ही लंबा है। ठीक है, लेकिन एक कहने को तो बहुत आसान है कि हम कर लेंगे एक दो महीने में, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे, इतने पब्लिकेशंस हैं, इतनी कहानियाँ हैं, ठीक है, इतने नाम हैं, और नाम इतने आसान आसान नाम नहीं है कि आप इसे याद कर लीजिएगा। दिक्कत ये वाली बात है कि अभी आप यूनिट 1 पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपका कम से कम 200 250 300 मतलब बन गया होगा, मतलब नाम से आप जुड़ गए होंगे, मतलब अगर आप नोट्स की बात करें तो कम से कम 100 150 पेज का आपका नोट्स बन गया होगा। तो इतना आसान नहीं होता इतना जल्दी कवर करना। जैसे ही आप यूनिट जैसे 2 में जाइएगा, मैं तो अभी 3 जाऊंगा, ठीक है, 2 में जैसे पढ़ेंगे, डीडीसी पढ़ेंगे, सीसी पढ़ेंगे, जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आएगी, फिर आप देखोगे जैसे आपको कभी भी आपको कॉल नंबर बनाना आएगा, मैं सिखाऊंगा कैसे कॉल नंबर बनाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कैटलॉग कार्ड कैसे ASCR2 में बनाते हैं, इन सब बातों को भी मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं रंगनाथन साहब वाला जो सीसी है, ठीक है, उसको भी सिखाऊंगा, और डीडीसी भी सिखाऊंगा। मतलब डीडीसी का मैं जो आपके सिलेबस है ना, ठीक है, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे सिलेबस में है ना, जो ग्रेजुएशन के सिलेबस में है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU यूनिवर्सिटी हो, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, या जितने भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, या फिर इग्नू का सिलेबस हो, या फिर कितने भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब का जो है ना, डीडीसी का 19वां संस्करण ही पढ़ा जाता है। ठीक है, सिलेबस में यही है, डीडीसी का 19वां संस्करण। तो हम भी उसी को बेस मान के, हम डीडीसी का 19वां संस्करण से ही बेस मान के आपको पढ़ाएंगे, और आपको मैं डीडीसी सिखाऊंगा, आपको कॉल नंबर बनाना सिखाऊंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए अभी उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कहीं ऐसा आपके दिमाग में नहीं चले, ठीक है, कि अभी मैं स्किप कर गया यूनिट 2 से यूनिट 3 में, मैं इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि मैं जब वो पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मैं पहले चाह रहा हूँ ना, जो थ्योरी वाला जो पार्ट है ना, वो कंप्लीट करा दूँ, जिससे आपका कवर हो जाए, और एग्जाम के नज़दीक आते ही मैं वो पढ़ाऊँ, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बने। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं डीडीसी भी आपको सिखाऊंगा, और सीसी भी बना सिखाऊंगा, मैं आपको कॉल नंबर भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे बुक का नाम है उसका भी मैं कॉल नंबर, जितने भी बड़े बुक्स हैं, ठीक है, सबका कॉल नंबर बनाना सिखाऊंगा, डीडी से भी सिखाऊंगा, सीसी से भी सिखाऊंगा, और कैटलॉग कोड भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। इस बात की परेशान होने की कोई बात नहीं है। पर अभी आप इतना विश्वास रखिए कि मैं जैसे जैसे सिक्वेंस लेकर चल रहा हूँ, मैं मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है ना, मैं ईजी टू हार्ड चलूंगा। ठीक है, जैसे जैसे पहले मैं ईजी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद ईजी पढ़ाऊंगा, फिर ईजी पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं चलूंगा। मतलब अगर आप बचपन में पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर ना, ठीक है, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही चलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले सबसे हार्ड पढ़ा दूंगा, फिर हार्ड कुछ भी नहीं है आपके लिए, हार्ड इसलिए होगा क्योंकि देखिए, मैं एक बात और बता देता हूँ, हार्ड डीडीसी भी नहीं है, हार्ड सीसी भी नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि आप मोस्टली ऐसे बच्चे मेरे पास मिलेंगे जो आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, वो उन्होंने कॉलेज या मैं कभी सीखा नहीं होगा, कॉलेज गए नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे चलो, आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत बातें हो गई। ठीक है, हम आप चलते हैं RTI एक्ट पर। ठीक है, RTI एक्ट है क्या? जैसे मान लीजिए, ये मतलब है सूचना का अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार क्या है, इन बातों को हम पहले हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हो, ठीक है, आपके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, ठीक है, सरकार क्या काम कर रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सरकार से ये बात मांग सकते हैं कि आप भैया मुझे जानकारी दीजिए कि ये डिपार्टमेंट कितना पैसा खर्चा कर रही है, कहाँ खर्चा कर रही है, कौन सा चीज़ें अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो, ठीक है, तो आप क्या है, आप सरकार से ये मांग सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। ठीक है, बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट के तहत आता है, आप जो भी मांगना चाहते हो सरकार से आप कुछ भी मांग सकते हो। फिर ऐसा कुछ नहीं मांगिएगा, किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, वो भी मैं बताऊंगा किस सेक्शन के तहत वो डिबार है कि आप उससे नहीं मांग सकते। बहुत ऐसा चीज़ है जो, जैसे देश, कुछ ऐसा चीज़ है जो देश के सुरक्षा और इंटीग्रिटी से है, आप ऐसे नहीं मांग सकते कि आपने डिफेंस की कितनी डील की है। ठीक है, ठीक है, और या फिर आप कौन कौन सा मतलब डिफेंस सिस्टम इंडिया में खरीद रहे हो, मतलब आप भारत डील कर रहा है और कैसा है वो सिस्टम, ठीक है, इस पर कितना खर्चा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों जो देश के इंटीग्रिटी से दिक्कत है, डिफेंस से दिक्कत है, डिफेंस जो आंतरिक सुरक्षा से दिक्कत है, उन सब चीज़ों को आपको RTI के तहत सूचना नहीं मिलेगी। बाकी जो नॉर्मल बातें हैं उन सब चीज़ों का RTI के तहत सूचना मिल जाए। मतलब आप ये समझ लीजिए आपको सूचना पाने का अधिकार है।
मतलब जैसे फंडामेंटल राइट में क्या है, फंडामेंटल राइट जो 1235 देता है वो आपको कोई भी फंडामेंटल चीज़ों के लिए आपको सुविधा प्रदान करता है। वैसा ही है कि सूचना का अधिकार आपको हर टाइप की सूचना पाने का भी अधिकार आपको देते हैं। इस एक्ट जो आया है वो 2005 में आया है। ये किसको रिप्लेस करके आया है, ये बात को भी सवाल बन जाता है। ये पहले जो एक्ट था ना, वो एक्ट था फ्रीडम ऑफ IT एक्ट 2002। पहले कौन था, फ्रीडम ऑफ IT एक्ट 2002। इसको रिप्लेस करके कौन सा एक्ट आया है, RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, ये लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005। भारत में पूरे जगह कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें 6 चैप्टर हैं। कितने सेक्शन हैं, सेक्शन 31 हैं। ठीक है, और 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल्स हैं, 2 शेड्यूल्स हैं। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। RTI का मतलब सूचना का अधिकार होता है। कितना होता है, सूचना का अधिकार होता है। ठीक है, बताओ ये कौन सा सूचना का अधिकार है, 2005 का अधिकार है। ठीक है, ये एक्ट है। ये भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। क्या देता है, ये भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों से, मतलब मैं बता रहा था, मतलब ऐसे नहीं किसी प्राइवेट कंपनी से आप सूचना का अधिकार मांग लोगे। ठीक है, किससे मांगोगे, ठीक है, सरकारी विभागों से आप जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। मतलब ऐसा है कि पहले आप किसी को जवाब देना नहीं पड़ता था, अब कोई आपके पीछे मॉनिटर करने वाला है, जानने वाला है। तो ऐसा क्या है, इसमें क्या होता है, जितने भी सरकारी काम है उसमें क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, भ्रष्टाचार को कम करना। जैसे अब आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि अगर आप हर बात का इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, जैसे आप अपने गाँव में है, ठीक है, मुखिया है कोई आपके गाँव का, ठीक है, आपको पता है कि मनरेगा में आप RTI से सूचना मांगो कि मनरेगा में कितने खर्चा हुए हैं और क्या क्या किस किस योजना पे खर्चा हुआ, तो आपके RTI से आपको सूचना मिल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ यहाँ इतना पैसा खर्चा हुआ है, और आप क्या करोगे, या फिर मॉनिटर करोगे, अरे भाई ये काम तो हुआ ही नहीं है, कुआं तो खुदा ही नहीं है, बैन तो बना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको इतनी बात तो पता चलेगा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो सरकार भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी RTI एक्ट लाई थी। ठीक है, नागरिकों को सशक्त बनाना, वही बात है कि नागरिकों को भी पता चले कि जो उनका पैसा है, ठीक है, सरकार का तो अपना पैसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई आज मान लीजिए BJP गवर्नमेंट है, NDA गवर्नमेंट है, पैसा तो NDA गवर्नमेंट का तो नहीं है, पैसा किसका है, हमारा है, आपका है। ठीक है, पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक का पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, ये बात तो पब्लिक को जानना क्या पूरा हक है। ठीक है, इसीलिए RTI एक्ट आया है। ठीक है, वो क्या करता है, नागरिक को सशक्त बनाता है। इसलिए मुख्य बातें क्या हैं, सूचना का अधिकार है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांग सकता है। वो बात मैं आपको पहले ही बता दिया। समय सीमा क्या है, कुछ कुछ मामलों में ये मोस्टली 30 दिन का है, कुछ मामलों में 45 दिन है, और कुछ मामलों में 48 घंटों में भी दिया जा सकता है। जानकारी आमतौर पर 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि मामला जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, मतलब आर्टिकल 21 से संबंधित है, तो 48 घंटे के भीतर भी जानकारी देना है। अपवाद है, कुछ विशेष प्रकार की जानकारी, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा में बात कर रहा था, व्यक्तिगत गोपनीयता, जैसे आप मान लो कि आप किसी का पर्सनल के बारे में बात करोगे कि नहीं नहीं हमको फलाना आदमी का कितना पैसा कमा रहा है और कहाँ से कमा रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो इन सब बातों का वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो व्यक्तिगत है। ठीक है, को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया। इस अपील करने का भी है, यदि जानकारी नहीं मिलती है या गलत जानकारी मिलती है, मान लीजिए मैंने जानकारी मांगी और नहीं मिली, ठीक है, तो उस पर आप अपील भी कर सकते हो। या जानकारी नहीं मिली या गलत मिलती है तो अपील करने का भी प्रावधान है। ठीक है, CIC केंद्रीय सूचना आयोग CIC और राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है इसके लिए, जो इस कानून के तहत शिकायतें और अपीलों को सुनता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो IPO करके लिखते हैं। ठीक है, हम इन बातों को भी बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए इसका मुख्य मुख्य धारा है। ठीक है, जब हम किसी लेटर को लिखते हैं तो हम PIO को लिखते हैं। यही बात मैं IPO बोल दिया था, PIO को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है, धारा, उन बातों को चर्चा कर लेते हैं। चलिए 2 का F, ठीक है, आप जो जो याद कर लीजिएगा, वो 8 का 1 याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। धारा 2F क्या बोलता है, सूचना की परिभाषा दी गई। सूचना किसे बोलेंगे, ठीक है, जैसे रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, राय, सलाह, मतलब सूचना क्या है, इन बातों का डिफिनेशन आप देखेंगे कि जितने भी एक्ट हैं सब में जो आर्टिकल 2 होता है उसमें डिफिनेशन की बात कही जाती है। आर्टिकल 2H सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है। ठीक है, मतलब मैं वही बात बता रहा था, आर्टिकल 2 में ही है, 2F में, 2H में, इस किसी
मतलब आप आर्टिकल 2 जब भी आ जाए आप समझ लीजिएगा किसी खास चीज का डिफिनेशन की बात हो रही होगी। ठीक है, जैसे इसमें सरकारी संस्थान एनजीओ स्पेसिफिक कर दिया है। आगे धारा 3 है, भारत का प्रत्येक नागरिक सूचना का अधिकार रखता है। मतलब कोई ऐसा जो भारत का नागरिक है वो क्या है, सूचना का अधिकार रखता है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, धारा 4(1)(b), सार्वजनिक प्राधिकरण को स्वेच्छा से जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरण को स्वेच्छा से जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतलब ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए 4(1)(b) बोलता है। अगला है धारा 5(1), प्रत्येक विभाग में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो PIO होता है की नियुक्ति अनिवार्य है। अगला है 5(2), सहायक PI की नियुक्ति मतलब उसका असिस्टेंट की भर्ती मतलब ब्लॉक और जिला स्तर पे होता है। धारा 6(a), नागरिक किसी भी प्राधिकरण को RTI आवेदन दे सकता है बिना कारण बताए। मतलब नागरिक जो है, इंडिविजुअल है, किसी को भी दे सकता है, किसी भी प्राधिकरण को RTI में आवेदन दे सकता है। ठीक है, 7(1) ये बोलते हैं PIO सूचना 30 दिन के भीतर देनी होती है जब लाइफ और लिबर्टी से जुड़ी सूचना के लिए 48 घंटा है। ये सवाल पूछ देगा कि किस धारा में बताया गया है, तो आप बताओगे धारा 7(1) में। ठीक है, अगला 8(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सूचना अपवाद एग्जाम्पशन जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधी। मतलब ये धारा मतलब आर्टिकल एक बात नेगेट करता है कि हम इस बात का जानकारी आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इन बातों को आर्टिकल मतलब धारा 8 में लिखा गया है। 19 में 19(1) PI द्वारा सूचना न देने पर फर्स्ट अपील अधिकारी के पास जा सकती है 30 दिन के भीतर। अगला देखते हैं धारा 19(3), फर्स्ट अपील से असंतुष्ट होने पर सेकेंड अपील सूचना का आयोग। मतलब अगर आप कहीं पे अपील कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं सुन रहा है, तो फिर आप सेकंड अपील भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, धारा 21, जानबूझ सूचना न देने पर PIO पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना, अधिकतम 25,000 लगाया जा सकता है। ये सवाल बन गया था एग्जाम में। ठीक है, मैं इसको भी स्टार लगा दे रहा हूँ। ये से सवाल बना था, यहाँ से बना है, यहाँ से बना है। ठीक है, यह नेट के पेपर में सवाल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, कि RTI एक्ट 2005 में ये सेक्शन किसके लिए है, ये सेक्शन किसके लिए है। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने लिख लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से भी सवाल बन जाता है। ठीक है, कौन सा स्टेट है जो पहले RTI एक्ट लाया? ठीक है, वो है तमिलनाडु 1997। क्यों? देखिए 1997 में इसलिए लाया कि पहले हमारा तो फ्रीडम ऑफ राइट एक्ट चल ही रहा था, उसी को रिप्लेस किया है ना। ठीक है, अदर स्टेट जो लाया है, गोवा 1997 में, राजस्थान 2000 में, कर्नाटका 2000 में, दिल्ली 2001 में, महाराष्ट्र 2002 में, असम 2002 में, मध्य प्रदेश 2003 में, जम्मू कश्मीर 2004 में एंड हरियाणा 2005 में। एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल एग्जाम में, नेट के एग्जाम में बना है। ठीक है, अगर आप पीछे नेट का पेपर देख रहे होंगे या देखते होंगे, ठीक है, तो आपको ये पेपर में मिलेगा सवाल इस टाइप का कि कौन सा राज्य कब RTI एक्ट लाया। तो आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो मोस्टली सवाल बना था इसी से बना था, इसलिए मैंने उतने राज्य को लिख दिया। आगे चलते हैं। अब मेरा जो इम्पोर्टेंट है RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब से लागू है? ये 1 अप्रैल 2009 से लागू है। कब से लागू है? 1 अप्रैल 2009 से लागू है। इसमें कितने सेक्शन है? 38 सेक्शन है। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें कितने सेक्शन है? 38 सेक्शन है। और कितने चैप्टर हैं? ये 4 चैप्टरों में बटा हुआ है। ठीक है, RTE एक्ट का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। कितना? RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। RTE मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये कब का एक्ट है? 2009 का एक्ट है। यह भारत में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है? भारत के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगला है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना। अगला है शिक्षा में समानता लाना। इसकी मुख्य बातें और क्या क्या है ये देखते हैं। ये तो आप डिस्कस ही हो गया है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में, ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रवेश और आयु, बच्चों को किसी भी कक्षा में उनकी उम्र के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, भले ही उनके पास कोई पूर्व शैक्षिक योग्यता ना हो। यह इंपॉर्टेंट है। ये RTE एजुकेशन एक्ट जो है 2009 इन बातों को बताता है। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे विकलांग बच्चों के लिए भी मुफ्त शिक्षा का
प्रावधान है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगर आप यह बात समझ गए तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्या क्या है उन बातों को भी देखते हैं। निजी स्कूलों में 25% की आरक्षण देनी है। निजी और गैर अनुदानित स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के वर्गों के लिए अपनी प्रारंभिक प्रवेश सीटों का कम से कम 25% आरक्षण देना होगा। इन बातों को आप ऐसे समझ लीजिए, जो आप गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसके लिए हर स्कूल में 25% सीट रिजर्व करना होगा उन लोगों के लिए। ये बात कौन बता रहा है? आरटीई एक्ट 2009 बता रहा है। शिक्षक की योग्यता क्या है? शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई, किसमें? आरटीई एक्ट में। स्कूल के मानक क्या क्या? स्कूल के लिए न्यूनतम मानक जैसे बुनियादी ढांचा, शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक दंड का निषेध। स्कूलों में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप मारपीट नहीं कर सकते हो, किसी को तंग नहीं कर सकते हो। इन बातों को भी आरटीई एक्ट 2009 में ध्यान रखा गया। आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आया, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान में विस्तार मतलब एक्सटेंशन और पब्लिक रिलेशन मतलब जनसंपर्क। इन बातों को हम वन बाय वन टैकल करेंगे। ये भी हमारा एक टॉपिक है, इसको भी हम सीखेंगे। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम बस छोटे छोटे टॉपिक को लेंगे, ठीक है, और इससे हम आज यूनिट 1 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले देखिए क्या बताया जा रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक है एक्सटेंशन सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं विस्तार सेवा, और दूसरा है जनसंपर्क मतलब पब्लिक रिलेशन। ये दोनों ही पुस्तकालय के केवल किताबों का संग्रह मात्र न रहने देकर उसे समुदाय के लिए एक जीवंत उपयोगी केंद्र बनाने की में मदद करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक्सटेंशन सर्विस मतलब ये बुक ये बताना चाहता है, एक्सटेंशन सर्विस और पब्लिक रिलेशन ये आपको बताना चाहता है कि पुस्तकालय सिर्फ एक जगह पे ही सीमित नहीं रह सकता है। उसको क्या है, ठीक है, हम जन जन तक पहुंचाएंगे, हम बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे, ठीक है, लोगों के माइंड सेट तक पहुंचेंगे। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लोग हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है तो हम लोगों के पास पहुंचेंगे। उसे में एक देखेंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे, लाइब्रेरी ऑन व्हील। एक और वर्ड को यूज करेंगे, उसको बोलते हैं लिब्रा चीन। इन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस? ठीक है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस का अर्थ ये है पुस्तकालय की सेवाओं को चार दीवारी से बाहर निकालकर उन लोगों तक पहुंचाना जो किसी कारणवश पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। यही बात मैं बोलना चाह रहा है। अगर पुस्तकालय तक कोई नहीं पहुंच पा रहा तो हम कहाँ चले जाएंगे? लोगों के पास पहुंच जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सटेंशन सर्विस है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान और सूचना को हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाना है। आइए डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब क्या बोलते हैं, जिन्हें भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहा जाता है। यह बात तो आप पहले से जानते हो, इसमें कुछ जानने की बात नहीं है। ने भी पुस्तकालय विस्तार सेवा की भरपूर वकालत की। कौन वकालत की? डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ने। ठीक है, उनके अनुसार पुस्तकालय को अपने पाठकों तक स्वयं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय को मतलब जो स्टडी मटेरियल है उसको स्वयं पहुंचाना चाहिए। ये कौन बात बोल रहा है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब। आगे चलते हैं। विस्तार सेवाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब बातों को भी हम देखेंगे। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, समाज के हर वर्ग, आयु और समूह तक पुस्तकालय की पहुंच सुनिश्चित करना विस्तार सेवा का जरूरत इसलिए पड़ी। हमें ज्ञान का प्रसार करने के लिए हमें विस्तार सेवा का जरूरत पड़ा। उन लोगों तक किताबों और सूचना पहुंचाना है जो भौगोलिक दूरी, बीमारी या किसी अन्य बाधा के कारण पुस्तकालय नहीं आ सके। जैसे मेरा कहने का मतलब है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि बिहार में, अगर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ तो बिहार में लाइब्रेरी बहुत कम है, पब्लिक लाइब्रेरी। वैसे तो अगर लाइब्रेरी बोला जाए तो हर गांव, कस्बे, शहर में है। ठीक है, जो कॉमर्शियल है, ठीक है, प्राइवेट है, वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं उस लाइब्रेरी की बात कर रहा जिसको सार्वजनिक रूप से सरकार चलाती है, फंड करती है, जिसके माध्यम से उसे वित्तीय सहायता मतलब लेके वित्तीय सहायता करती है। मैं उसकी बात कर रहा, ठीक है। वैसे तो मैं बोल ही रहा हूँ कि हर गांव कस्बे में देखेंगे 50 सीट, 60 सीट, 70 सीट का लाइब्रेरी है, लोग वहाँ जाके पढ़ते हैं, लाइब्रेरी है। ठीक है, तो उसकी तो बात मैं कर नहीं रहा। ठीक है, तो ये बात बोला जा रहा है कि किसी अन्य बाधा के कारण पुस्तकालय नहीं आ सकते, तो पुस्तकालय को
मतलब स्टडी मटेरियल को उनके पास कैसे भेजा जाए, यही क्या कहलाएगा, विस्तार सेवा का रूप कहलाएगा। पढ़ने की आदत को बढ़ाना देना, मैं वही बोला कि रीडिंग हैबिट को डेवलप, लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि जगाना और उन्हें जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बन गए तो आपकी सीखने की क्षमता कम हो गई। पुस्तकालय ये भी आपको बताता है कि आप कुछ बन भी जाओ ना, ठीक है, तो आप उसके बाद आप सीखने की जो ललक है ना आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात ये कौन बताता है, लाइब्रेरी बताता है। पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग हो, पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करना, ये कौन बताता है, विस्तार सेवा बताता है, मतलब एक्सटेंशन सर्विस बताता है। उम्मीद करते हैं एक्सटेंशन सर्विस आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, चलिए इसके प्रकार क्या क्या है उन बातों पे भी बात करते हैं। एक मोबाइल लाइब्रेरी, चल लाइब्रेरी, आपने पहले पढ़ा होगा बुलक कट लाइब्रेरी के बारे में, मतलब बैलगाड़ी पर पुस्तकालय, उन बातों को भी आप मैंने बताया। यह एक वाहन पर बना पुस्तकालय होता है जो विभिन्न इलाकों और गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों को किताब उपलब्ध कराता है। वही बात है, गाड़ी पे है लाइब्रेरी, ठीक है, पहले तो बुलक कार्ट पे था, बैलगाड़ी पे था, ठीक है, अब क्या हुआ, गाड़ी पे है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी ऑन व्हील का निकला इसी के लिए, कौन दिए हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब दिए हैं, ठीक। अगला है ब्रांच लाइब्रेरी, बड़े शहरों और कस्बों में मुख्य पुस्तकालय की छोटी छोटी शाखाएं खोलना। मेरा कहने का मतलब है कि पटना एक बड़ा शहर है, उसमें हर, मान लीजिए एक लाइब्रेरी है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, अगर मान लीजिए कि छोटा छोटा राजा पुल के पास एक खुल जाए, ठीक है, एक आपको पटना सिटी में खुल जाए, एक बार बोरिंग रोड में खुल जाए, तो अगर उनकी ब्रांच लाइब्रेरी खोल दिया जाए तो लोगों को कितनी सुविधा होगी हर मटेरियल को पढ़ने, स्टडी मटेरियल को पढ़ने का। तो उम्मीद करते हैं आपको ब्रांच लाइब्रेरी भी समझ आया होगा। एक बड़ा लाइब्रेरी सार्वजनिक लाइब्रेरी, उसको छोटे छोटे लाइब्रेरी में कनेक्ट कर देना, क्या कहलाएगा, ब्रांच लाइब्रेरी। ये भी क्या है, एक्सटेंशन सर्विस है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। डिपॉजिट डिपॉजिट स्टेशन मतलब निक्षेप केंद्र, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, स्कूल और जेलों जैसी जगहों पर किताबों का एक छोटा संग्रह उपलब्ध कराना। जैसे इनका बोलने का मतलब ये है, अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में है और उसे, हॉस्पिटल में तो आदमी वो भी जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में तो किसको मन लगेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो हॉस्पिटल जा रहा है हर लोग बीमार लोग जा रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार भी जाते हैं या उनके स्टाफ भी रहते हैं। तो क्या है ना कि वहाँ पे भी लाइब्रेरी बनाना जिससे वहाँ के लोगों का विज्ञान का विकास हो के वो पढ़े। मेडिकल वाले क्षेत्र वहाँ पे रहे तो मेडिकल का कुछ बुक रख दिया जाए, कुछ काम का बुक रख दिया जाए। तो इन बातों को भी ये बताता है डिपॉजिटिव स्टेशन बताता है। अस्पतालों के लिए सेवा, मरीज और उनके तीमारदारों के लिए अस्पतालों में किताब, वही बात मैं बता रहा था, और पत्रिकाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला है जेलों के लिए सेवा, जैसे कैदियों की मानसिक विकास के लिए, ठीक है, मानसिक शैक्षणिक विकास के लिए जेलों में पुस्तकालय सेवाएं प्रदान कराना। ये किसका काम है, एक्सटेंसिव सर्विस का काम है, सॉरी। नेत्रहीनों के लिए सेवाएं, ब्रेल लिपि में किताब और ऑडियो पुस्तक उपलब्ध कराना। इन सब बातों का भी संबंध जो है ना, ठीक है, एक्सटेंशन सर्विस से है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे पुस्तकालय का आपका विस्तार कर रहे हो वो सब क्या कहलाएगा, ठीक है, एक्सटेंशन सर्विस कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एक्सटेंशन सर्विस समझ आया होगा। आगे चले, अगला है पब्लिक रिलेशन। इसको आप ऐसे देखो, पब्लिक रिलेशन को आप ऐसे देखो कि नेताजी हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो क्या करते हैं, जनसंपर्क करते हैं। क्यों जनसंपर्क करते हैं, क्योंकि वो लोग उन्हें जान सके, लोग उन्हें पहचान सके, ताकि वो उनका वोट ले सके। बात समझ में आ रहा है। जन लाइब्रेरी में भी जो जनसंपर्क है ना वो उसी टाइप का है, लेकिन उसका काम पर्सनल फायदा नहीं है, वो है उसका ही फायदा, ठीक है, कि लोगों को उस रीडिंग हैबिट्स बढ़ाना। तो हम देखते हैं क्या है, जनसंपर्क का अर्थ पुस्तकालय और उसके समुदाय के बीच एक सकारात्मक मजबूत संबंध बनाना है। जैसे मेरा कहने का मतलब वही है, जो नेताजी क्या करते हैं, चुनाव का टाइम आते हैं, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लगातार मिलते रहते हैं, लोगों को लगता है अच्छा संबंध बन गया, वो तो अपना काम करके निकल जाते हैं, काम करके निकल गए, फिर 5 साल आप झुनझुना बजाते रहो, ठीक है। लेकिन पुस्तकालय में जो जनसंपर्क है वो खुद के फायदे के लिए नहीं, वो आपके फायदे के लिए आपके साथ जुड़ता है। देखेंगे कैसे जुड़ता है, आपको जागरूकता फैलाएगा, बुक फेयर लगाएगा, ठीक है, प्रदर्शनी लगाएगा, जिससे आपके बौद्धिक विकास और शैक्षणिक विकास हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए इन बातों को बताया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य पुस्तकालय की एक अच्छी छवि बनाना है और लोगों की सेवाएं बारे में जागरूक करना है। जनसंपर्क की आवश्यकता क्यों है, हम जानते हैं।
जागरूकता फैलाना, लोगों को ये बताने कि पुस्तकालय में कौन कौन सी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध है, वही बात है। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। नेताजी आते हैं, आपके घर आते हैं, आपको बताते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम पानी की सुविधा दे देंगे, हम आपको रोड बनवा देंगे, हम आपकी बिजली करवा देंगे। आपको क्या देते हैं? प्रलोभन देते हैं, ठीक है, प्रलोभन देते हैं। मैं इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में ले रहा हूँ, ठीक है। अगर पुस्तकालय की क्षेत्र में बात करें तो पुस्तकालय में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है पॉजिटिवली, ठीक है। अगर हम उसको नेगेटिवली मानते हैं, अगर हम पुस्तकालय को बात में क्या सर्विसेज है, हम अगर किसी लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो आपका बेनिफिट करके जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा, ठीक है, कि लोगों को ये बताना कि पुस्तकालय में कौन कौन से सर्विसेज हैं, कौन कौन सा रिसोर्सेज हैं, जिससे आपका बौद्धिक और सामाजिक और शैक्षणिक विकास हो सके। आगे देखते हैं, सकारात्मक छवि का निर्माण करना, मतलब पुस्तकालय को एक मैत्रीपूर्ण, मतलब स्वागत योग्य और उपयोगी स्थान के रूप में प्रस्तुत करना। समुदाय का विश्वास जीतना, मतलब कम्युनिटी का विश्वास जीतना, यह सुनिश्चित करना ना समुदाय पुस्तकालय को अपने माने और उसके विकास में सहयोग करे। यह बात कौन बता रहा है? जनसंपर्क की आवश्यकता क्यों है, इस बात पे ये बात बता रहा है। फीडबैक प्राप्त करना, फीडबैक का मतलब ये होता है, अगर फीडबैक से आप परिचित नहीं है तो इन बातों को मैं बताता हूँ कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लगा, खराब लगा, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा ना। आप मुझे बताएंगे कि आप अच्छा पढ़ाते हो, खराब पढ़ाते हो, या फिर चल जाएगा, या फिर नहीं ठीक है, इस टाइप का कुछ भी तो बोल सकते हो। अगर ये बोलना है और आप दे रहे हो मेरे पढ़ाने का, तो आप मेरा क्या दे रहे हो? फीडबैक दे रहे हो, ठीक है। तो वही है फीडबैक प्राप्त करना, पाठकों और समुदायों से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ताकि सेवाओं में सुधार किया जा सकते। जैसे मैं कभी कभी आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई, ठीक है, या फिर आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे, मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, मैं बताऊंगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये क्या सुधार करने की जरूरत है। तो मैं क्या आपसे मांग रहा हूँ? मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? फीडबैक मांग रहा हूँ। वही फीडबैक प्राप्त करता है कौन सा? वही फीडबैक की बात यहाँ हो रही है। आगे चलते हैं, जनसंपर्क के कितने तरीके हैं, उन सब बातों पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। मीडिया का उपयोग हर कोई करता है भाई, मीडिया का उपयोग, ठीक है। स्थानीय समाचार में आप देखते होंगे, लोकल न्यूज में, ये बात पॉलिटिकल पार्टियां भी करती है। स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन पुस्तकालय की गतिविधियों और नई किताबों की जानकारी देता है। आप देखते होंगे न्यूज चैनल पे क्या है, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है, सरकार ने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, मतलब ये सर्विसेज है, मैं ये दूंगा, ये योजना लाऊंगा, ये योजना लाऊंगा। तो ये काम क्या है? प्रचार करना, मीडिया का उपयोग करना, यह भी संपर्क का काम है। मैं एक बात बता देता हूँ, आप जनसंपर्क को बस समझ लेना पॉलिटिक्स से, ठीक है, क्या क्या यूज करेगा, बस वो नेगेटिव कॉनोटेशन में करेगा, और जो जो पुस्तकालय है ना, जो लाइब्रेरी है ना, वो उसको पॉजिटिवली यूज करता है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके युवाओं उन लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। ये एग्जीबिशन भी करता है, बुक फेयर भी लगाता है, इन सब बातों को भी ये करता है। कौन? जनसंपर्क से जुड़ने का तरीका है, कार्यक्रम का योजना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पुस्तक प्रदर्शनी, वही एग्जीबिशन हुआ। लेखक का वार्ता कराता है, कहानी सुनाने का सत्र करता है, कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन कराता है, कल्चरल प्रोग्राम कराता है, ठीक है। प्रकाशन, पुस्तक की वार्षिक रिपोर्ट, समाचार पत्र और नई किताबों की सूची प्रकाशित करता है, जिससे लोगों में जुड़ने की भावना बने। आगे, अच्छी ग्राहक सेवा, पुस्तकालय में अपने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्र और सहायक व्यवहार करना, इन सब क्या है? जनसंपर्क के तरीके हैं। साइन और पोस्टर, पुस्तकालय के अंदर और बाहर आकर्षक साइन और पोस्टर लगाना, ताकि लोगों को विभिन्न अनुभागों और सेवाओं की जानकारी मिल सके। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो आप इसका क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं, लिब्राचीन, लाइब्राचीन, यह एक अधिक तकनीकी और विशिष्ट शब्द है। ये भी सवाल में बना है कि वर्ड किसने बोला है। विशिष्ट शब्द, जैसे भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने गढ़ा है। इसका अर्थ क्या है? डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी और मशीन शब्दों को मिलाकर लेवराचीन शब्द बनाया है। उनके लिए यह केवल एक वाहन पर किताबें लाद देना नहीं था, बल्कि इसे एक कुशल मशीन की तरह देखना था, जो व्यवस्थित रूप से ज्ञान का प्रसार करती है। कितने बड़ी बात ने क्या रंगनाथन साहब ने कहा कि बस इसे एक, मतलब मशीन की तरह नहीं देखना है, इसके मतलब इसे एक वाहन की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे एक कुशल मशीन की तरह देखना है, जो व्यवस्थित रूप से ज्ञान का प्रसार करते हैं। क्या है रंगनाथन का दृष्टिकोण? इन बातों को भी देखते हैं। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना की जिसमें एक बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय हो, और वहां से
लाइब्रेरी चिन्ह मतलब चल पुस्तकालय एक निश्चित समय सारणी के अनुसार छोटे कस्बों और गांवों में जाए। वे वहां पहले से दी गई किताबों को वापस लेंगे, मतलब पहले अगर किताब दे दी है तो वहां से वापस ले लेंगे, फिर नई किताबें देंगे और नई किताबें वितरित करेंगे, ठीक एक मशीन की तरह जो दस्ता के साथ अपनी काम करती है। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि एक उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक बुक वाली लाइब्रेरी बनाए, मतलब कि मतलब वाहन बनाए। वो क्या करे, छोटे छोटे कस्बों में जाए, मतलब एक सेंट्रल हो, जैसे मान लीजिए पटना में एक बड़ा लाइब्रेरी हो, वहाँ से छोटे छोटे कस्बों में जाए और गांव में जाए, पहले जो बुक वो दे दी है उससे पहले वितरित करे, फिर नया बुक वहाँ पे दे। ठीक है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कब थे वो, कब इस टाइप का सोच आया था। जब सोच लीजिए कि 1928 में वो मद्रास में रहे होंगे, ठीक है, ये मतलब ज्यूरिक में, ये वो जहाँ जहाँ से वो घूमे सीखे, ये अब सोच लीजिए कि उन टाइमों में आज से लगभग 100 साल पहले, ठीक है, उनका माइंड इतना दूर तक सोचता था। और आप देख रहे हैं अभी तक इस टाइप का विकास नहीं हो पाया है। कुछ जगह आप देखोगे, अभी मैं बताऊंगा, जैसे बोट लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा, मैं आपको ट्राम लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कुछ जगह ऐसा हो रहा है, मैं ट्रांसजेंडर लाइब्रेरी जो है उसके मदुरई में, चेन्नई में, उस पर बात करूंगा। लेकिन उतना भास्ट लेवल पे अभी तक पुस्तकालय का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार पुस्तकालय पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। मतलब मैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ध्यान नहीं दे रही है, बट इतना जितना देना चाहिए जिससे शिक्षा का विकास हो सके उतना नहीं दे पाई है। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ, यह बात सच भी है। हाइपोथेटिकल क्या है कि 2008 के बाद बिहार में लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी नहीं आई, ठीक है, अभी तक अच्छी वैकेंसी नहीं आई। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर तो आती रहती हुई एक दो सीट, तो उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब परमानेंट वैकेंसी नहीं आई। अगर आपका डिपार्टमेंट में वैकेंसी ही नहीं हो पाएगी, आपका काम कैसे हो पाएगा? मतलब आप मोस्ट ऑफ द स्कूल में देखोगे बुक्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, उसको मैनेज करने वाला लोग नहीं है, तो कैसे आपका शिक्षा का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या है, अब सरकार ने इस और कदम बढ़ाया है, ठीक है, अब अच्छे अच्छे मतलब घोषणाएं कर रही है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बिहार का कल्याण होगा। उद्देश्य अब देख लेते हैं, उद्देश्य आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य यह भी वही था, पुस्तकालय सेवा का विस्तार करना, लेकिन रंगनाथन ने इसे एक संगठित और वैज्ञानिक प्रणाली के हिस्से के रूप में देखा। वे इसे पुस्तकालय नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण और गतिशील अंग मानते थे। ये किनका दृष्टिकोण है? रंगनाथन साहब का दृष्टिकोण। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। भारत की पहली बोट लाइब्रेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कहाँ है? सवाल बनेगा, कोलकाता में है। ये क्या करती है, इन बातों को भी हम बताएंगे। ये हुगली नदी पे है भाई, ठीक है, ये भारत की पहली नाव पर बनी लाइब्रेरी है। कहाँ पे? नाव पे, मतलब पानी पे बनी, नाव पर बनी लाइब्रेरी है। चलती कहाँ है? पानी पे चलती है, ठीक है, नाव किस पे चलती है? पानी पे चलती है, जिसे यंग रीडर बोट लाइब्रेरी का नाम दिया गया, जिसे पश्चिम बंगाल परिवहन निगम WBTC ने एक हेरिटेज बुक स्टोर के साथ मिलकर हुगली नदी पर शुरू किया है। क्या खास है इसको हम देखते हैं। हुगली नदी में नाव की यात्रा का आनंद लेते हुए किताब पढ़ सकते हैं। इसमें बच्चों और बड़ों के लिए अंग्रेजी और बांग्ला में 500 से अधिक किताबों का संग्रह है। यह नाव मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ तक का सफर तय करती है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय, यही बोल रहा था कि कहाँ है ट्रांसजेंडर समुदाय, तो मैं बता रहा था ये तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु में है। इसका विवरण देख लेते हैं। यह भारत में अपनी तरह का पहला पुस्तकालय है जिसे विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा उन्हीं के लिए खोला गया है। यह ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर का एक हिस्सा है। क्या खास है, इन बातों को भी देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पढ़ने और सीखने के लिए एक सुरक्षित और समावेशी स्थान प्रदान करता है। आगे चलते हैं। यहाँ ट्रांसजेंडर साहित्य और विभिन्न विषयों पर किताब उपलब्ध है, जो समुदाय के लोगों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भी मदद करता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद करता है। आगे चलते हैं। यह पहल समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए। अगर समझ गए तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में सवाल फैक्चुअल ही बनेगा, ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, ये पूछेगा ट्रांसजेंडर समुदाय जो पहला खुला है वो कहाँ है, राम लाइब्रेरी कहाँ है, बोट लाइब्रेरी कहाँ है। कुछ अन्य लाइब्रेरी पे बात कर लेते हैं। राम लाइब्रेरी ये भी कोलकाता में है, ठीक है। बोट लाइब्रेरी की तरह कोलकाता में चलते हुए ट्राम के डिब्बों में लाइब्रेरी बनाई गई है। दुनिया की अपनी तरह की एक अनूठी पहल है, ठीक है। अब
कलकत्ता गए होंगे तो देखेंगे वहाँ ट्राम चलता है, घोड़े पे चलती लाइब्रेरी, इसको पोनी लाइब्रेरी बोलते हैं, ये उत्तराखंड में है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ने उत्तराखंड के दूर दराज में पहाड़ी गाँव में जहाँ वाहन नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ घोड़े पर किताब ले जाकर बच्चों तक पहुँचाने की पहल है। स्टेट लाइब्रेरी आइजोल मिजोरम में। ऐसा सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, तो आप क्या कीजिएगा, एक बार एक जगह कॉपी पे लिख लीजिए कि किस टाइप की लाइब्रेरी कौन है, ठीक है, और कहाँ का है, बस इतना ही। मिजोरम की राजधानी आइजोल में सड़कों के किनारे छोटी छोटी अलमारियों में किताब रखी गई है। यहाँ विश्वास के सिद्धांत पर काम होता है, यानी व्यक्ति किताब ले जा सकता है और अपनी कोई किताब वहाँ रख सकता है। इसके लिए कोई लाइब्रेरी या ना कोई रजिस्टर नहीं है। मतलब ऐसा है कि जाइए, पढ़िए, रखिए, अपनी किताब रखिए, लेके जाइए, कोई ना लाइब्रेरी है ना कोई रजिस्टर है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले। अब जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सवाल बनता है यहाँ पे से एग्जाम में, ठीक है। डे है, कौन सा डे कब मनाया जाता है, इनसे भी सवाल बनता है, तो मैंने इसको भी ले लिया है, ठीक है। 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्मदिन है। वैसे तो मैं बताया था कि उनका जो जन्म है 9 अगस्त को हुआ था, गायत्री जपम के दिन हुआ था। वैसे उनका डॉक्यूमेंट में 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरी डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। 14 से 20 नवंबर, ठीक है, ये है नेशनल लाइब्रेरी वीक। क्या है? नेशनल लाइब्रेरी वीक, ठीक है। यह भारत में 1968 से आईएलए के प्रस्ताव पर हर साल 14 से 20 नवंबर राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। यह सवाल बनता है कि किसके प्रस्ताव से, तो आईएलए के प्रस्ताव से। कब से? तो 1968 से। ये सवाल एग्जाम में बना है, तो आप ये तीनों आप याद कर लीजिए। कब से कब? 14 से 20 नवंबर। किसके प्रस्ताव पे? आईएलए के प्रस्ताव पे। कब से? 1968 से। ये सवाल ऐसे भी बन जाता है कि राष्ट्रीय जो पुस्तकालय सप्ताह है, मतलब यूएसए में कब से आएगा, तो 1958 से, मतलब 10 साल पीछे। ये कौन सा? यहाँ एएलए के प्रस्ताव पे। इंडिया में आईएलए और यूएसए में एएलए के प्रस्ताव पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप सीख गए होंगे। इस सप्ताह के दौरान पुस्तकालय के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और पढ़ाने के आदतों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ सॉरी आया होगा। लाइब्रेरी डे, लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह, मतलब नेशनल बुक वीक। यह सप्ताह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन, बाल दिवस के आसपास मनाया जाता है, ठीक। इसका उद्देश्य बच्चों और वयस्कों के बीच पढ़ने की आदत और पुस्तकों के महत्व को बढ़ावा देना है। अगला है 19 जून, राष्ट्रीय मतलब नेशनल रीडिंग डे। यह दिन केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पन्नीकर के पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, ठीक है। ये नेशनल रीडिंग वीक है। अगला है नेशनल रीडिंग वीक, वही है, ठीक है। नोट नेशनल रीडिंग वीक 18 जिसका प्रस्ताव पीएन पन्नीकर, ये तो हम क्लियर ही कर दिए हैं। अगला है विश्व स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण दिन, 23 अप्रैल, विश्व पुस्तकालय और कॉपीराइट दिवस, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। यूनेस्को द्वारा घोषित यह दिन, किसके द्वारा घोषित है, यह भी सवाल बनेगा, तो क्या बताएंगे? यूनेस्को द्वारा घोषित यह दिन विश्व भर में पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। यह लेखकों, चित्रकारों, पुस्तकों और पढ़ने के आनंद का सम्मान करता है। अगला है अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय स्कूल लाइब्रेरी मंथ, इंटरनेशनल स्कूल लाइब्रेरी मंथ, ISLM, ठीक है। हर साल अक्टूबर महीने में स्कूल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने और बच्चों को पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए यह मनाया जाता है। अगला है 28 सितंबर, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, IDUAI। इसके द्वारा घोषित यह दिन सूचना तक पहुंच के महत्व को बढ़ावा देता है, जो पुस्तकालय के मुख्य कार्यों में से एक है। उम्मीद करते इन बातों को भी आप समझ गए। अगर समझ गए तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले। 14 फरवरी, कुछ याद आ रहा है? आना ही चाहिए। जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। 14 फरवरी को लाइब्रेरी डे मनाया जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी लवर्स डे, आपके दिमाग में लवर्स डे तो नहीं चल रहा है, ठीक है। वैलेंटाइन वैलेंटाइन नहीं खेल रहे, तो हम इसके वैलेंटाइन पे बात करें, लाइब्रेरी के वैलेंटाइन पे बात कर रहे हैं। आगे चले। यह दिन पुस्तकालय एवं पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तक प्रेमियों के प्रति सम्मान और प्यार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। नवंबर का पहला गुरुवार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओपन एक्सेस वीक, इसको इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक
बोलते हैं। यह सप्ताह ज्ञान को खुले तौर पर साझा करने के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है, जो अकादमिक, पुस्तकालय और शोध के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगला है 10 दिसंबर, डेविड डेसिमल सिस्टम डे। यह वर्गीकरण प्रणाली के आविष्कारक मेलविल डेवी, आपको बताया था कि डीसी कौन बनाए हैं, मेलविल डेवी, उनके जन्मदिन पे यह मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो क्या कीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। यहाँ से भी सवाल बना है एग्जाम में, इसलिए इसको मैं पढ़ाता हूँ। क्या है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। राष्ट्रीय पुस्तक मिशन भी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू किया गया। यहाँ से जो सवाल बना था ना, वो बहुत डेप्थ में तो नहीं बोल सकते, मतलब ऊपर ऊपर से बन गया था। सबसे बड़ी एक एग्जाम में डेप्थ में बना था, एक एग्जाम में बहुत ऊपर से बना था। मतलब पहला सवाल जो बता रहा हूँ वो ऊपर से ही बना था कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन किस मंत्रालय के द्वारा कब किया गया। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय और 14 में शुरू किया गया। क्या? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य देश में पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से सूचना तक पहुँच को बढ़ावा और एक मजबूत पुस्तकालय नेटवर्क बनाना है, मतलब लाइब्रेरी नेटवर्क बनाना है। मैं एक बात को बता रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी का जो नेटवर्क है ना, हम पढ़ाएंगे, मतलब बहुत सारे नेटवर्क को पढ़ाएंगे। हम आपको बहुत सारे नेटवर्क को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम यूनिट 1 में हैं, जब हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे मैं बहुत सारे नेटवर्क को पढ़ाऊंगा। जब सर्विसेज में आऊँगा तो वहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क हैं, उन सब नेटवर्क पे हम चर्चा करेंगे। यूनेस्को का कौन कौन सा नेटवर्क है उन पे बात करूँगा, ठीक है। यूजीसी का कौन सा है, जिसका जिसका जो रहेगा मैं सब पे बात करूँगा, इन डिटेल्स बात करूँगा, ठीक है। तो आप परेशान होने वाली बात नहीं है। उद्देश्य, आगे चलते हैं। पुस्तकालय का आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन करना है। पुस्तकालयों में नई तकनीक और सेवाओं को लागू करना ताकि वह समकालीन जरूरतों को पूरा कर सके। अगला है सूचना तक पहुंच। डिजिटल संसाधन और नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों के लिए सूचना और ज्ञान तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। अगला है पुस्तकालय नेटवर्क। देश भर के पुस्तकालयों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करना, उन्हें एक राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी नेटवर्क से जोड़ना, ठीक है। अगला है ज्ञान के केंद्र। पुस्तकालय को सिर्फ किताबों के संग्रह से आगे बढ़कर सामुदायिक ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करना। अगला है मानव संसाधन का विकास। पुस्तकालय पेशेवरों के कौशल को उन्नत करना और नई प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। मैं बताऊंगा कि सवाल क्या बना था जो डेप्थ में बना था, ठीक है। मैं उसको कवर किया हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होइए। अभी तो पहला सवाल बताया जो ऊपर ऊपर से आया था, ठीक है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NVLI, एक राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का विकास करना जो विभिन्न पुस्तकालय और संस्थाओं को डिजिटल संसाधन को एकत्रित करना। यही सवाल बन गया था कि ये किसका काम था, तो ऑप्शन में वो था, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य और जिला पुस्तकालय का उन्नयन। चयनित राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय के बुनियादी ढांचाओं सेवा में सुधार करना। अगला क्या है, कॉलेज विश्वविद्यालय पुस्तकालय का उन्नयन। उच्च शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालयों को मजबूत करना। सामुदायिक सूचना केंद्र। अगला क्या है, सामुदायिक सूचना केंद्र। पुस्तकालयों को सामुदायिक सूचना केंद्रों के रूप में विकसित करना, जहां ई गवर्नेंस सेवा और अन्य डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह मतलब कहना चाह रहा है कि सामुदायिक सूचना केंद्रों पर भी यह बल दे रहा है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। पुस्तकालय पेशेवरों का प्रशिक्षण। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता है। क्या करता है, पुस्तकालय पेशेवरों का प्रशिक्षण, जैसे पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता है, मतलब ट्रेनिंग देने का ये काम करता है। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। पाठक जागरूकता कार्यक्रम, पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना और पुस्तकालय के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। यह काम किसका है, ठीक है, जो आपने देखा, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का है। आगे चलते हैं। इसका महत्व क्या है, नॉर्मल है इसका महत्व। डिजिटल युग में पुस्तकालय की प्रासंगिकता को बनाए रखना, ज्ञान समाज के निर्माण में मदद करना, नागरिकों को सूचना और शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना, देश भर में समान सूचना और पहुंच सुनिश्चित करना। आप इसे इतने डिटेल्स में नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। जो मैं 2-3
जो 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 दो तीन मैंने जो स्टार लगाया है, पहला सवाल वहाँ पूछा था, तीसरा और दूसरा सवाल जो पूछा था कि NVLI, वहाँ से सवाल बना था, इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में कवर किया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी सवाल बना है, तो आप इसका सिर्फ ये याद कर लीजिए ये कब आया था और किस मंत्रालय के अंतर्गत है। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है और कब आया था, 2003 में आया था। आप नोट से इसका उद्देश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात, आप पढ़ लीजिएगा इसको नोट से, इसमें कुछ कुछ है नहीं, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैं आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, कुछ वर्ड है। बिब्लियोग्राफी, मैं आपको बिब्लियोग्राफी के बारे में बता दिया था कि बिब्लियोग्राफी और कैटालॉगिंग क्या है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। बिब्लियोग्राफी तो आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है बाइबल, तो पता है ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। बिब्लियोफाइल, देखिए क्या है ना, बिब्लियो जो है ना, जो वर्ड है ना, बिब्लियो का मतलब ही होता है बुक। क्या होता है? बुक, ठीक है। फाइल का मतलब होता है लव। क्या होता है? लव। जो बुक लवर होगा उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियो फाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। जिसको बुक प्रेमी है उसे क्या बोलेंगे? फाइल। अगर किसी चीज का रूट वर्ड में लास्ट में फाइल लगा हो, इसका मतलब वो लवर है, किसी चीज का लवर है। हो सकता है आपका लवर हो तो आपके आगे फाइल लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, मैं इसे मजाक में बोला, ठीक है। ठीक है, अगला है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो का मतलब मैं आपको बता दिया था, बिब्लियो मतलब बुक होता है, फोबिया का मतलब होता है पागलपन। तो ठीक है, किताबें पढ़ने का असामान्य डर को क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। बिब्लियो मैनिया, किताबों के प्रति जुनून, ठीक है। किताबों इकट्ठा करने का जुनून क्या कहलाता है? बिब्लियो मैनिया। बिब्लियोग्राफर, वह व्यक्ति जो ग्रंथ सूची तैयार करता है या किताबों का अध्ययन और वर्गीकरण करता है, क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफर कहता है, ठीक है। बिब्लियोटिक्स, हस्तलेखों और की प्रामाणिकता का अध्ययन। अगला है बिब्लियोलेट्री, ठीक है। किताबों की अत्यधिक पूजा और अंधभक्ति, जो किताब की ज्यादा पूजा और अंधभक्ति करता है उसको बिब्लियोलेट्री बोलते हैं। बिब्लियोमेंसी, ठीक है। बाइबिल या किसी अन्य पुस्तक से बेहतरीन ढंग से कोई अंश चुनकर भविष्य बताना, ठीक है। बिब्लियो क्लास, ये एग्जाम में सवाल बना है, जो पुस्तक को विध्वंस करता है तो उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियो क्लास बोलते हैं। एक बार आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे ले सकते हैं, वैसे मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट, कुछ बातें जो लाइब्रेरी से रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, उसको मैं कुछ पॉइंट में कवर कर लेता हूँ। जैसे लाइब्रेरी शब्द का प्रथम प्रयोग 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हुआ। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1374 ईस्वी में लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग हुआ। लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग एक विषय के रूप में, ये सवाल बन जाएगा कि सब्जेक्ट के रूप में कब हुआ है, तो यह रंगनाथन साहब ने किया 1928 में। कौन सा? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पुस्तक के शीर्षक में किया है। अगला है लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस कब जुटा? जोड़ने वाला जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, 1964 में जोड़ा गया। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है, ठीक है। हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया, इन डिटेल्स में कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, ठीक है। कुछ अगर हो सकता है एक आध टॉपिक मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं उससे क्या करूँगा, किसी और टॉपिक में उसे कवर करूँगा, क्योंकि मैं उसको वहाँ से लिंक करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे से मैं उसे लिंक नहीं कर सकता था। जैसे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज है, तो इन्फॉर्मेशन वाला जो चीज़ है, पहले मैं इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स में बताऊंगा, फिर मैं सोर्सेज बताऊंगा, फिर मैं सर्विसेज बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ रहा हूँ तो ये इसका मतलब है कि यूनिट 1 में कवर नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल्स में हर चीज़ को कवर किया है। उसके बाद भी आपको कुछ लगता है जानने के लिए कि ये चीज़ आप मुझे बताइए स्पेशली, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं कवर कराऊंगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। और आपको मैं एक और सूचना देना चाहता हूं कि रेस क्लासेस आपके लिए एक और ऑफर लेके आया है कि अब आपको यूनिट वाइज, आपको जो मैं पढ़ाया यूनिट 1 उसका मैराथन लेके आऊँगा। पहले मैं क्या करूँगा, मैं मैराथन में क्या करूँगा, मैं टॉपिक वाइज कवर करूँगा। पहले जो जो मैं पढ़ाया हूँ उसको कवर करूँगा, जो प्रीवियस ईयर उसको भी कवर करूँगा। उसके बाद पर दिन, पर डे के अनुसार मैं आपको एक सेट, प्रीवियस ईयर का सेट किसी भी एग्जाम का मैं आपको कवर कराऊंगा। जो एग्जाम में ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको मैं कवर कराऊंगा। इससे आपको क्या होगा कि आपको आदत लगेगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। अभी तो आप पढ़ रहे होगे, जिस टॉपिक को पढ़ोगे वहाँ से सवाल बन जाएगा, जिस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ये बात भी का इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो भी देखो कि जो यूनिट 1 का जो सवाल है जो मैं पढ़ाया हूँ आपके एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बड़ा पोर्शन जो यूनिट 1 से
आता है, 10-15-20% का जो आता है एग्जाम में, वो आपको तो कवर होगा ही होगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप कोई फीडबैक है या कुछ आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। आपका इसके लिए थैंक यू। पहले मैं दे रहा हूँ कि अगर आप कुछ लिख के डालते हो तो मैं अपने वैल्यूएबल आपके कमेंट्स को मैं देखूंगा और अपने आप में सुधार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।